बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टेंस होती चली जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, अदलिया भी पीछे नहीं हट रही और ना ही इमरान खान इस वक्त पीछे हटने को तैयार हैं। तो ये लड़ाई अपने ख़तरनाक तरीन ओवर्स में दाखिल हो चुकी है। कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि मार्शल लॉ की तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आ चुका है और ये दावा कोई आम शख्स नहीं कर रहा, बल्कि इदारे के खुद साख्ता तर्जुमान ने इस खबर की तस्दीक की है। और नेशनल टीवी चैनल के ऊपर बैठ कर ये दावा करना, इस दावे ने जनाब बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है। अगले चंद दिनों में सूरत हाल किस जानिब जाएगी और फिर शहबाज शरीफ साहब को फारिग करने का ऐलान हुआ है, असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं। ये मामला और माजरा क्या है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखने जा रहा हूँ। और फिर दूसरी जानिब जनाब पाक फौज में बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। मैंने आपको तकरीबन 2 दिन पहले ही खबर भी दी थी कि ज़रा ये बताते हैं कि ISI में कुछ अहम तरीन तबादले होने जा रहे हैं। तो नए DG ISI कौन होंगे? जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब ने महाज संभाल लिया है। इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बच चुका है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर अपनी तहरीक शुरू करने का जो है वो ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी ख़तरनाक तहरीक होने जा रही है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक सहारे की ज़रूरत है और मौलाना फजल रहमान को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में निकलती है तो उनको मार बहुत पिटती है, तो लिहाजा उनको सहारा ये चाहिए कि जब दूसरी पार्टीज निकलेंगी उनके साथ तो मार फिर कम पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सेफ गार्ड मिल जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जल्द तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। असद कैसर साहब ने कहा कि इन हाउस तब्दीली या फिर नए इलेक्शंस एक ऑप्शन मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी का कोई तसव्वुर नहीं है। इदारे का मुतालबा गैर आइनी है कि हम जो है हमसे माफ़ी मांगी जाए। इस हवाले से राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इमरान खान के फ़ैन हो चुके हैं। वो कहते हैं कि अब मैं इमरान खान से नफरत वाला मामला नहीं रखता। इमरान खान ने भले गलत समत में जद्दोजहद की लेकिन मुज़ाहमत की और स्टैंड लिया। इमरान खान सियासी हकीकत है लेकिन वहीं खड़ा और मुज़ाकरात से इनकारी है। तहरीक इंसाफ को हालिया रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा, यानी कि तहरीक इंसाफ की जनाब उन्होंने ये जीत का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना उनकी डील हो रही है, ना कोई इनको इशारा मिल रहा है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दोजहद से लड़कर ये रिलीफ ले रही है। और अदलिया इस वक्त कानून और आइन के साथ खड़ी हो चुकी है। जनाब राणा सनाउल्लाह जैसे शख्स ये स्टेटमेंट दे रहा हो तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त गेम जो है वो हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। बहुत सारे पैगामात जजिस को पहुंचाए गए हुकूमत की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन जजिस ने वो तमाम तरह अहकामात को मानने से इनकार कर दिया है। तो आपको एक और बड़ी खबर जनाब देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आपने देखा कि डी चौक में वो सेनेटर मुश्ताक गनी साहब जो हैं वो एक धरना लिए बैठे हैं गज़ा के हवाले से। और फिर एक पुलिस वाले ने कैसे SSP जो है उन्होंने उन पर उंगली उठाई कि जमाते इस्लामी के गज़ा बचाओ एहतजाज में 2 अफराद को कुचलने वाला शख्स जो है फौज का लेफ्टिनेंट और ब्रिगेडियर का बेटा निकला है, जिसे इस्लामाबाद पुलिस ने मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया है। अब जनाब ये सूरत हाल इस वक्त इंतहाई टेंस होती चली जा रही है। सूरत हाल ख़राबी की जाने भी बढ़ रही है। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कोई मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। ये SIFC के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि पेट्रोल की कीमत में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा होने का इम्कान है। और IMF ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी के साथ GST लगाने की तजवीज़ दे दी है और हुकूमत का भी नया टैक्स नाफिज करने पर गौर। और बिजली भी 100 रुपये से फी यूनिट तक जा सकती है घरेलू सार्फिन के लिए, यानी कि जो 300 यूनिट जलाने वाला एक आम घर है उसका बिल तकरीबन 40 से 50 हज़ार आएगा। और आपको जनाब एक और चलें बड़ी खबर दे दें कि SIFC इजलास में वज़ीर KP के अली अमीन गंडापुर साहब को मदऊ नहीं किया गया था। अब फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठना शुरू हुई कि आप रियासत चलाना चाहते हैं या फिर आप अदालती अनाक को तस्कीन पहुँचाने की खातिर इस मुल्क में फैसले कर रहे हैं। तो फिर दबाव में आकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर KP के
علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کو آج SIFC اجلاس میں طلب کر لیا ہے، آج ان کو بھی جو ہے اس اجلاس کے اندر جناب مدعو کر لیا گیا ہے۔ اب حماد رضا صاحب جو ہیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ عوام کا سارا غصے کا جو مرکز ہے وہ کمپنی سرکار ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ حالات بدل چکے ہیں، آپ اپنی عوام سے لڑ کر یہ جنگ نہیں جیت سکتے، تو لہٰذا عوام کا جو سارا غصہ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، کسی سیاسی جماعت کے اوپر جناب نہیں ہے۔ اور پھر یہ حکومت جو ہے وہ KP کے گورنمنٹ کو بھی دھمکیاں دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ KP کی حکومت ایسی حرکتیں کرے گی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے، علی امین گنڈاپور کا ایسا رویہ ہوگا تو وفاق سے بھی ایسا ہی جواب ملے گا۔ علی امین گنڈاپور نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کیا، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھڑکے مارتے ہیں، انہیں اپنے عہدے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈائریکٹ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم فلانا کر دیں گے، اور پھر گورنر راج لگانے کی دھمکیاں۔ یہ پاکستان کو آپ کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی عوام اس وقت جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہے؟ یہ ایک اہم ترین سوالات ہیں، لیکن وفاقی حکومت، پنجاب حکومت کی ساری حکومتیں مل کر ان کو عوام کی فکر نہیں ہے، یہ دھمکیاں یہ لگاتے ہیں کہ ان کے باپ کا ملک ہے اور یہ جو چاہیں گے اس ملک کے اندر کر لیں گے، یہ بادشاہی نظام ہے، یہ محمد بن سلمان کا نظام ہے کہ آپ پاکستان میں آپ نے سعودی شہزادے بن گئے ہیں اور آپ جو چاہیں پاکستان کے اندر کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جمہوری نظام ہے اور ڈیموکریٹک کنٹری ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے یا پاکستان میں بادشاہی نظام آ چکا ہے، معاشرہ لگ چکا ہے، تو آپ بول نہیں سکتے، تو ہم پھر بھی ماننے کو تیار ہو جائیں گے کہ چلیں پاکستان میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے، اس ملک میں آئین اور قانون نام کی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا بولنے پر پابندی ہے۔ تو جناب اس ساری صورتحال میں ماشاء اللہ کی تیاریاں اس وقت شروع ہو گئی ہیں، شہباز شریف صاحب کو فارغ کرنے کی تیاریاں، اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، یہ دعویٰ اس وقت کہاں سے سامنے آیا ہے؟ یہ دعویٰ جناب کرنے والے ہیں ندیم سیٹھی صاحب۔ ندیم سیٹھی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی چڑیاں بڑی تیز ہیں اور بڑے اندر کی خبریں لے کر آتے ہیں۔ سمان نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کر اپنا چونکہ یہ شو کرتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے بڑا خطرناک قسم کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان، عوام اور KP کی حکومت اور عدلیہ پیچھے نہ ہٹی تو اسٹیبلشمنٹ ملک میں مارشل لا لگا سکتی ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے مزاحمتی بیانی کی جانب بڑھ رہی ہے، وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے، عمران خان پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ عدلیہ کو بار بار یہ میسج پہنچایا گیا، کبھی پریس کانفرنسز کے ذریعے، کبھی دھمکیاں لگا کر، کبھی ڈیل کا جو ہے وہ بہانہ بنا کر، لیکن عدلیہ بھی اس وقت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو لہٰذا اگر یہ صورتحال ایسے ہی چلتی رہی تو ملک میں مارشل لا جو ہے وہ لگا دیں گے۔ انتہائی ٹینس جناب یہ صورتحال ہے، لیکن پاکستان میں اگر آپ اب بھی دیکھیں کہ سافٹ مارشل لا لگا ہوا ہے، آپ کے اوپر بولنے پر پابندی ہے، آپ بول نہیں سکتے، عمران خان کا نام آپ میڈیا پر نہیں لے سکتے، تصویر اس کی میڈیا کے اوپر نہیں چلا سکتے، ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، عوام کے جو انسانی حقوق ہیں اس کو متاثر کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر جناب دن دہاڑے ایک شہری کو اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آئین اور قانون پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ ملک میں ایمرجنسی لگے۔ اب وہ کیوں نہیں چاہے گی؟ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اس سے بڑا پپیٹ کوئی نہیں ملنے والا، جتنا شہباز شریف جو ہے اس وقت اداروں کے سامنے لیٹا ہوا ہے، اتنا کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں لیٹا۔ تو لہٰذا اس صورتحال میں کیا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ جناب وہ جو بیک اینڈ کے اوپر بیٹھ کر بڑے مضبوط ہو چکے ہیں، طاقتور ہیں، وہ فرنٹ کے اوپر آ کر کھیلیں اور عوام کے اندر مزید گندے ہو جائیں، عوام میں غیر مقبول ہو جائیں؟ تو کبھی اس صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ سافٹ مارشل لا یا ایمرجنسی لگائی جائے، لیکن ایمرجنسی کا اختیار جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس ہوتا ہے، اور صدر پاکستان اس وقت کون ہے؟ وہ جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ اور اگر آپ کو میں ماضی کے اندر لے کے جاؤں تو جب وفاق میں زرداری صاحب کی حکومت تھی، 2008 کی بات کر رہا ہوں، اور پھر پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت بھی انہی زرداری صاحب نے پنجاب کے اندر گورنر راج لگا دیا تھا، ایمرجنسی لگا دی تھی۔ تو اب بھی ان سے ہم یہ جو ہے وہ ایک ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب ایک بار پھر سے آئین اور قانون کے خلاف جا کر ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ لیکن ایمرجنسی لگتی کب ہے؟ جب ملک میں جنگی صورتحال پیدا ہو جائے تب ایمرجنسی لگائی جاتی ہے، جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اتنی خراب ہو جائے کہ حالات پھر حکومت کے ہاتھ سے نکل جائیں تو ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، یا پھر معاشی صورتحال اتنی خراب ہو جائے کہ پھر ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے کے کنارے پر پہنچ جائے تو پھر معاشی ایمرجنسی لگا کر جو ہے وہ پھر ٹیک اوور کیا جاتا ہے، یا پھر آئین غیر مؤثر ہو جائے۔ آئین بالکل غیر مؤثر ہے، اختیارات جو ہیں حکومت کے پاس نہیں ہیں، طاقت کسی اور کے پاس ہے، ملک میں جیسی صورتحال آپ کے سامنے ہے تو آئین غیر مؤثر ہے، عدلیہ کے خلاف تبلے جنگ مچایا جا رہا ہے، عدلیہ بار بار سیکٹر کمانڈر کو بلاتی ہے،
वहाँ पर जनाब सेक्टर कमांडर साहब पेश नहीं हो रहे। बार बार एक शायरी के हवाले से बात होती है कि शायर अहमद फराद कहाँ पर है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई इस वक्त मुल्क में आइन और कानून नहीं है। तो लिहाजा जब सदर पाकिस्तान एमरजेंसी का अगर नफाज कर भी दें तो फिर ये मामला जो है पार्लियामेंट के पास जाता है और फिर सियासतदानों के पास जाता है। और अगर सियासतदान भी, पार्लियामेंट भी उस पर मंजूर कर दे कि जी हाँ हमने जो है एमरजेंसी लगा दी है, तो अदलिया इस सारे मामले को उड़ा सकती है। जब इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में परवेज मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी लगा दी थी तो अदालतों ने जनाब उस एमरजेंसी को जो उड़ा कर रख दिया था। तो लिहाजा एमरजेंसी लगाना इस सारी सूरत हाल में कोई आसान काम नज़र नहीं आ रहा। और फिर आपको एक और बड़ी खबर जनाब चले बता देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पहले ताकतवर थे, लेकिन अब ना तो इस्टेब्लिशमेंट के पास अवामी ताकत है, ना उनको बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं, और ना ही अदलिया उनके साथ खड़ी है जैसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ अदलिया माजी में खड़ी होती थी। तो अब ये विन विन सिचुएशन में मौजूद नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब के साथ अवाम भी खड़ी है, दुनिया भर में चर्चे भी हैं, और वो आइन और कानून की जंग भी लड़ रहा है। अदलिया को दराक भी हो चुका है, जो जितनी भी इमरान खान को सजाएं दी गई हैं वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। तो लिहाजा अब इमरान खान जो है वो वापस आएगा, और इमरान खान के बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता। ये अदलिया को और इस्टेब्लिशमेंट को दराक होना जनाब शुरू हो चुका है कि वो अब पाकिस्तान की आवाम से मजीद जनाब नहीं लड़ सकते। अब आपको एक और बड़ी खबर जनाब देने जा रहा हूँ। ये खबर क्या है? खबर जनाब DGISI के हवाले से मेजर जनरल फैसल नसीर साहब ने एक नया महाज संभाल लिया है। जनाब मैंने भी आपको ये खबर दी थी कि जो ISI है उसमें कुछ अहम तरीन तबादले जो हैं वो तरक्कियाँ होने जा रही हैं, और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो जनाब उनको एक्सटेंशन दी गई थी गैर मुअय्यना मुद्दत तक। तो अब खबर यह है कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को DGISI जबकि सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद जो ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा हैं वो चूँकि ब्रिगेडियर हैं तो उनको DGC इंटरनल विंग बनाए जाने का इम्कान है, यानी कि फैसल नसीर साहब की जगह पर ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा साहब आ जाएंगे, और फैसल नसीर साहब जो हैं अब जनाब नदीम अंजुम साहब की जगह पर आ जाएंगे। तो कुछ और अहम फैसले हो सकते हैं, और इसका कभी इम्कान पाया जा रहा है। पहले मरहले में फैसल नसीर साहब को मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल, जबकि फ़हीम रज़ा को ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के रैंक पर तरक्की दी जाएगी। और अगस्त 2022 के पहले हफ्ते में मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, आज से 1 साल पहले भी बताया था, 3 दिन पहले भी आपको खबर दी थी कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं उनको DGISI बनाया जा सकता है, और ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा जो सेक्टर कमांडर हैं इस्लामाबाद के, उनको फिर DGISI जो है वो लगा दिया जाएगा। ये क्यों लगाया जाएगा ये आप सबके सामने है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ चढ़ कर बोल रही है, उनके खिलाफ ट्वीट्स की जा रहे हैं, उनकी तस्वीर लगाकर ट्वीट्स हो रही हैं। उधर से इमरान खान साहब जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर आर्मी चीफ का नाम लेकर बोल रहे हैं। तो अब उनका बंदोबस्त करना है, एस्टैब्लिशमेंट ने उनका बंदोबस्त करना है। तो उनका बंदोबस्त करने के लिए फैसल नसीर साहब जो हैं उनका नाम आपको पता है कि खान साहब जो हैं उनको कैसे किस नाम से पुकारा करते थे, तो उनको DGISI लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मैसेज जो है वो दिया जाएगा। और सेक्टर कमांडर फ़हीम रज़ा साहब का नाम भी इमरान खान साहब ने बारहा लिया है, तो उनको DGISI लगाकर अगले 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे कि अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर ये तबले जंग है इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान साहब के लिए अभी कुछ रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस जंग अपने नाज़मीन खैर पाकिस्तान जिंदाबाद।